मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज का विषय है गंध का वीर्य में प्रभाव। आइए प्रारंभ करते हैं। कलमी आम या देशी बड़े आम को हाथ पर रखकर चाकू से काटकर अंगुलियों से उठाकर खाइए। फिर तुरंत पानी से हाथ धोकर या एक बार साबुन लगाकर हाथों को सूंघिए तो आपको हाथों में से आम की गंध आएगी। केवल एक हाथ में तेल लगाकर तुरंत साबुन से दोनों हाथ धोकर देखिए। जिस हाथ में तेल लगाया था वह हाथ तेल ना लगाने वाले दूसरे हाथ की अपेक्षा चिकना होगा तथा उसमें से तेल की मंद गंध आएगी। ये दोनों प्रयोग यह सिद्ध कर देते हैं कि 1 या 2 मिनट भी जिस पदार्थ का हाथ से संबंध हो जाता है उस पदार्थ की गंध तथा चिकनाहट का हाथों में इतना प्रवेश हो जाता है कि साबुन लगाने पर भी उसका इतना स्थूल अंश शेष रहता है कि उसे हम स्थूल विषय के ग्राहक नेत्र तथा नाक से ग्रहण कर लेते हैं। अब जरा विचार कीजिए कि जो लोग मरे हुए पशुओं के शरीर से चमड़ा निकालने का काम 4-6 घंटे प्रतिदिन आजीवन करते हैं, उनके हाथ बराबर उतने काल तक चर्बी से सने रहते हैं। उनके हाथों में चर्बी की चिकनाहट तथा दुर्गंध का क्या इतना गहरा प्रभाव नहीं हो जाएगा कि एक बार नहीं अनेक बार साबुन से हाथ धोने पर भी ना निकले। डॉक्टर साहब जब मुर्दे की चीरफाड़ का काम केवल 1 घंटे सीखते हैं तब खुशबू वाले साबुन से अनेक बार हाथ धो लेने पर भी हाथों से दुर्गंध आती ही है। यही कारण है कि जन्मतः जाति ना मानने वाले तथा हिंदू मात्र के साथ समान व्यवहार का समर्थन करने वाले स्वामी दयानंद जी ने भी ऐसे लोगों का गांव से बाहर एक तरफ काम करने का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, आज की सरकार भी चमड़े के कारखानों तथा बूचड़खानों को शहर से बाहर ही बनाने का आदेश देती है। ऐसी दशा में शहर के अंदर एक हलवाई की या होटल की दुकान और उसी के सामने या बगल में जूता बनाने की दुकान का होना कहाँ तक उचित है। यह विवेचन अति स्थूल गंध तथा उसको ग्रहण करने वाली स्थूल नाक को लेकर किया गया है। सूक्ष्म नाक वाले तो इससे भी सूक्ष्म गंध को ग्रहण कर लेते हैं। खस के इत्र की ऐसी तेज प्रभावशाली गंध होती है कि एक बूंद हाथ में लगाने मात्र से अनेक बार पानी से हाथ धोने पर भी 1-2 दिन तक सुगंध आती ही रहती है। एक खस के व्यापारी ने बताया कि मैं अपने सामने खस का इत्र निकलवाकर 2 डिब्बों में भरकर बंबई बेचने ले गया। अरब से एक बूढ़े व्यापारी ने उसे सूंघकर कहा कि मैं एक डिब्बा लूंगा, दूसरे डिब्बे में खस में तंबाकू की गंध आती है। इसे किसी तंबाकू पीने वाले व्यक्ति ने हाथों से पहुंचा है। व्यापारी ने बताया कि मैं उस बूढ़े की सत्य बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस डिब्बे के खस को तंबाकू पीने वाले व्यक्ति ने ही पहुंचा था। उस बूढ़े व्यापारी की ऐसी सूक्ष्म सूंघने की क्षमता थी कि खस जैसी तेज प्रभावशाली गंध में दबी हुई अत्यंत सूक्ष्म तंबाकू की गंध को भी उसने स्पष्ट ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार एक बार अखबार में समाचार पढ़ा कि एक सज्जन अपनी नाक का बीमा कराकर विदेश से भारत में आए हैं। उनके नाक की गंध ग्रहण करने की शक्ति इतनी सूक्ष्म थी कि जिस मसाले को अनेक यंत्रों के जांच के बाद पता लगाया जाता है कि यह ठीक से तैयार हो गए हैं, वे अपनी नाक से सूंघकर ही बता देते थे। इसलिए वे अपनी नाक का बीमा कराकर आए थे। इस सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म गंध को ग्रहण करने वाली भी नाक ही है। जासूसी कुत्तों की नाक तो प्रसिद्ध ही है। जिस कोठरी में घुसकर चोर ने चोरी की है, वहां उस चोर की गंध को 4-6 घंटों के बाद भी वह ग्रहण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, किंतु तेज हवा चलने वाली जिन गलियों में से चोर निकल कर गया है, उन गलियों में 4-6 घंटों के बाद भी उस जाति की गंध को सूंघते हुए चोर तक पहुंच जाते हैं। चींटियों की नाक तो इससे भी अधिक सूक्ष्म गंध को ग्रहण करने वाली होती है। यह तो अति प्रसिद्ध है ही। सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म गंध को भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म
ग्रहण शक्ति वाली नाक से साक्षात ग्रहण किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान वालों ने रूप को जैसे लाखों गुना बड़ा करके दिखाने वाले यंत्र सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप तैयार किए हैं, वैसे ही गंध को लाखों गुना करके सूंघने वाले यंत्र यदि बनाने में सफल हो जाएं तो जो लोग वर्तमान में चमड़ा उधेड़ने, चर्बी निकालने आदि का काम करते हैं, उनके शरीर में ही नहीं अपितु उन कामों को ना करने वाले उनके पुत्र तथा पौत्रों के शरीर में भी उनकी गंध का ग्रहण उन यंत्रों से स्पष्ट किया जा सकेगा, क्योंकि चमड़ा, चर्बी आदि की दुर्गंध का प्रथम त्वचा तथा नाक पर प्रभाव पड़ता है, फिर धीरे धीरे वीर्य तक प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए उस वीर्य से उत्पन्न पुत्र और पौत्रों के शरीर में उसका प्रभाव रहता है। शंका: जो पदार्थ खाए जाते हैं उन्हीं का रस और रक्त बनकर अंत में वीर्य बनता है, अतः उन पदार्थों की गंध आदि का प्रभाव वीर्य में हो यह तो संभव है। चमड़े की गंध तो नाक तक ही प्रविष्ट होती है एवं चर्बी की चिकनाहट केवल त्वचा में ही प्रविष्ट होती है, अतः उनकी गंध आदि का वीर्य में प्रभाव होना संभव नहीं है। समाधान: गंध गुण है, अतः अपने आश्रय द्रव्य को छोड़कर केवल गंध कहीं जा नहीं सकती। इसलिए गंध को नाक से ग्रहण करते समय द्रव्य का भी ग्रहण यानी भक्षण हम नाक के द्वारा करते ही हैं। यह केवल दर्शन शास्त्रों की कल्पना मात्र नहीं, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। एक छोटे मुख की छोटी शीशी में कपूर भर दीजिए, उसे बारंबार सूंघिए, सूंघने के बाद तुरंत बंद करते रहिए। ऐसा करने पर भी आप देखेंगे कि कपूर धीरे धीरे कम होता हुआ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस प्रयोग से अति स्पष्ट अनुभव हो जाएगा कि आपने नाक द्वारा केवल कपूर की गंध ही ग्रहण नहीं की, अपितु कपूर रूप द्रव्य को भी नाक से खा गए। ऐसी दशा में खाए हुए कपूर का रक्त आदि बनकर वीर्य में प्रभाव अवश्य पड़ेगा। शायद कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि सड़े हुए मांस की अतिशय तीव्र गंध नाक में प्रविष्ट होने पर प्रथम तो आक थू शब्द करते हुए आपने थूका हो, बाद में जी मिचलाया हो। किसी किसी को उल्टी भी हो जाती है। यदि दुर्गंध के साथ दूषित द्रव्य गले तथा पेट तक ना गया हो तो उल्टी आदि कार्य हो ही नहीं सकते थे। चोट लगने पर हल्दी, चूना या कोई मलहम त्वचा पर लगाते हैं, जिससे जमा हुआ खून फट जाने से दर्द और सूजन मिट जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस पदार्थ को त्वचा पर लगाया जाता है वह खून, मांस आदि को भी प्रभावित करता है। ऐसी दशा में प्रभावित रक्त और मांस से बनने वाला वीर्य भी उस पदार्थ के गंध आदि गुणों से प्रभावित अवश्य होगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी वीर्यगत गुण और दोषों का अनेक पीढ़ियों तक प्रभाव रहता है। यह सिद्ध हो चुका है। इसे सर्वजन साधारण उदाहरण से ऐसे समझा जा सकता है कि नाना नानी या दादा दादी को यह रोग था, ऐसा आज के डॉक्टर अवश्य पूछते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।